revision part of chapter the rise of nationalism in Europe. Okay, तो इसमें देखेंगे हम कि नेशनलिज्म की how was the nationalism feeling create among the people of the फ्रांस के लोगों में नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई है. एज वी हैव स्टडी अबाउट दिस इन आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ 9th क्लास द फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने अच्छी तरह पढ़ा है कि नेशनलिज्म की जो फीलिंग है फ्रांस में कैसे आई. तो नेशनलिज्म इन यूरोप, इस यूरोप में कहाँ आई? इन फ्रांस, जर्मनी, इटली एंड ब्रिटेन. तो फ्रांस की आइडिया है ही आपको, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने पढ़ा है कि 1789 को फ्रांस में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ. यस, तो एमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट्स रिप्लेस मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. मींस एमर्जेंस ऑफ अ नेशन स्टेट. व्हाट इज अ नेशन स्टेट? वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट इट इन आवर सेकंड चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया. उसमें भी देखा है हमने कि नेशन स्टेट्स किसे कहा जाता है कि जहाँ पे कॉमन कल्चर, कॉमन लैंग्वेज होती है, उसे नेशन स्टेट कहा जाता है. और उस नेशन स्टेट के थ्रू लोगों के बीच में हम क्या करते हैं? यूनिटी लाते हैं कि लोगों को लगता है कि वी ऑल आर इक्वल एंड रिप्लेस द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप. हमने देखा है कि नेशनलिज्म इन इंडिया में ऑटोमन एम्पायर था. वहाँ पे क्या था? एक लीडर था खलीफा, और वो एम्पायर डायनेस्टी रूल वहाँ पे चल रहा था. तो उस टाइप के इसको क्या किया गया? रिप्लेस किया मल्टीनेशनल स्टेट में, रिप्लेस किया गया डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप. सेम थिंग यूरोप में किया गया कि मल्टीनेशनल स्टेट्स बनाए गए कि मीन्स किसी एक डायनेस्टी का पावर नहीं रहेगा, कोई एक राजा नहीं रहेगा, तो वहाँ पे हर किसी का पावर होगा. देन हाउ दिस थिंग्स इवॉल्व. अब ये सारी चीजें कैसे इवॉल्व होने लगी एंड व्हाट वाज द चैलेंजेस. इसमें चैलेंजेस क्या थे? तो ये सारा इंट्रोडक्शन है और इस पे ही डिपेंड हमारा टोटल चैप्टर है, जिसके ऊपर हम क्या करेंगे? रिवीजन लेंगे. तो पेंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सोरिया, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. अब हमारा जो चैप्टर की शुरुआत ही हुई है, वहाँ पे पिक्चर दी गई है. देखिए जो फ्रेडरिक सोरिया ने क्या किया है, पिक्चर बनाई है फ्रेडरिक सोरिया ने. तो उसमें उसने क्या दिखाया है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. मीन्स उसने वहाँ पे ऑटोपियन विजन, यहाँ पे एक वर्ड गया है ऑटोपियन विजन, मीन्स दोज थिंग विच इज नॉट रियली एग्जिस्ट नहीं है रियली में, बट ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, ऐसा हो सकता है उसका इमेज करना, दैट इज कॉल्ड यूटोपियन विजन. तो जो फ्रेडरिक सोरिया है 1848 को उसने एक पेंटिंग बनाई है एंड देन ही वाज द फ्रेंच आर्टिस्ट. क्वेश्चन पूछता है हु वाज अ फ्रेडरिक सोरिया? ही वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट एंड प्रिपेयर्ड अ सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग. मींस 4 वॉल्यूम की उसने बुक्स बनाया है, पेंटिंग बनाई जिसमें द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. उसने एक पेंटिंग, उस पेंटिंग के थ्रू उसने शो किया है कि किस तरीके से फ्यूचर में हमारा नेशन होगा या हमारी कंट्री होगी. एंड एमर्जेंस ऑफ नेशनलिज्म एज अ फोर्स दैट स्वीप्ट चैलेंजेस पॉलिटिक्स एंड मेंटालिटी ऑफ यूरोप. इट चेंज द मेंटालिटी ऑफ यूरोप. इससे क्या होगा कि यूरोप की मेंटालिटी चेंज होगी. Okay, in his first painting he shows the people of America and Europe, men and women, all ages and social classes marching in a long train. मीन्स उन्होंने एक लॉन्ग ट्रेन बनाई है एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी. स्टैचू ऑफ लिबर्टी को वो क्या कर रहे हैं? होमेज कर रहे हैं. मीन्स वहाँ पे जाकर वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी की पूजा कर रहे कह सकते हैं हम. मीन्स वो क्या शो कर रहा है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी इट इज अ फीमेल एलोगरी. एज वी हैव नोज दैट कि भारत माता इज अ फीमेल एलोगरी ऑफ आवर इंडिया. हमारे इंडिया की फीमेल एलोगरी क्या है? भारत माता. तो सेम थिंग जो है वो स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक फीमेल एलोगरी है एंड शी होल्ड अ टार्च वन हैंड एंड अनदर हैंड देयर इज अ चार्टर एक्ट. एक हाथ में उसकी क्या है? टॉर्च है विच शोज द एनलाइटमेंट एंड इन अनदर हैंड देयर इज अ चार्टर एक्ट विच शोज द राइट्स ऑफ द सिटीजन. जो क्या बता रहा है? सिटीजन के राइट्स को दिखा रहा है. तो इस तरीके से जो हमारा फ्रेडरिक सोरिया है उन्होंने एक पेंटिंग बनाई है जो किसे शो करती है? डेमोक्रेटिक कंट्री को शो करती है. मीन्स who was the Frederick Soria? He was the French artist and he painted
रिपब्लिक. गॉट इट? Okay, let us see the French Revolution and the idea of nations. As you know that the French Revolution which was held in 1789 में फ्रांस में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन हुआ था and it was the basic of the अदर कंट्रीज. अदर कंट्री का एक बेसिक था. अदर कंट्रीज ने एग्जाम्पल लिया था फ्रांस का कि फ्रांस में रिवॉल्यूशन हुआ, वहाँ पे मोनार्की सिस्टम को ट्रांसफर किया गया इनटू द डेमोक्रेटिक कंट्री. तो इसकी वजह से ये अदर कंट्री के लिए भी बहुत बड़ा एग्जाम्पल हुआ कि अब हमारे भी कंट्री में क्या होना चाहिए, रिफॉर्म्स होना चाहिए, रिवॉल्यूशन होना चाहिए, हमारी भी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री होना चाहिए. तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म. सबसे पहले नेशनलिज्म की फीलिंग कहाँ पे आई? फ्रांस में आई. देन इट स्प्रेड टू अनदर कंट्री ऑफ द यूरोप. यूरोप इट्स अ कॉन्टिनेंट, एक कॉन्टिनेंट है. कॉन्टिनेंट में क्या हुआ है कि जैसे एशिया कॉन्टिनेंट है, एशिया के कॉन्टिनेंट में जैसे हमारे इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग आई, सेम जो है एशिया यूरोप कॉन्टिनेंट में सबसे पहले जो फीलिंग्स है नेशनलिज्म की अराइज इनटू द फ्रांस में हुई. And then first clear expressions of the nationalism in 1789. Then nation. What is a nation? Nation means sense of collective identity. We all are equal. जब हमारे में एक collective identity आती है, यूनिटी आती है, उसे कहा जाता है नेशन. हम कहते हैं कि हम एक नेशन में रहते हैं, इंडिया इज आवर नेशन. हम एक नेशन में रहते हैं तो उस समय हमारे में जो सेंस ऑफ कलेक्टिविटी आती है वो एक डिफरेंट टाइप की फीलिंग्स होती है कि हम क्या है, हम सब इक्वल है. तो सेम थिंग्स हैपन इन द फ्रांस. एंड देन द आइडिया ऑफ ला पैट्रिया एंड लेक्स सिटॉन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ला पैट्रिया? ला पैट्रिया मींस इट इज अ फादरलैंड. जस्ट लाइक आवर इंडिया इज आवर मदरलैंड. वी से आवर इंडिया आवर मदरलैंड. हम इंडिया को कहते हैं कि हमारी मदरलैंड. सेम थिंग जो है फ्रांस में देयर इज अ ला पैट्रिया मींस फ्रांस को क्या समझते हैं, अपना फादरलैंड समझते हैं. लेस सिटॉन मींस दे आर सिटीजन, वहाँ के जो सिटीजन है. इस टाइप की फीलिंग क्रिएट की गई. देन न्यू फ्रेंच फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया. जैसे इंडिया में भी नेशनलिज्म इन इंडिया में आपने देखा है कि न्यू फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया. सैफ्रॉन व्हाइट एंड ग्रीन इज द कलर ऑफ आवर इंडिया फ्लैग. सेम जो फ्रांस में भी एक फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया. तो आपको बताना है कि किस कलर का फ्रांस में फ्लैग इंट्रोड्यूस किया गया था. देन फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली. नेशनल असेंबली फॉर्म की गई. हमने देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि नेशनल असेंबली फॉर्म की गई. टेनिस कोर्ट में ओथ ली गई और उस ओथ में एक नेशनल असेंबली बनाई गई. तो इस तरीके से क्या किया गया कि फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली. एंड देन उसके बाद न्यू हिम्स वर कंपोज, नए हिम्स कंपोज किए गए. एज वेल एज ओथ्स वर टेकन, नई ओथ्स ली गई. मीन्स लोगों को कलेक्टिविटी आनी चाहिए, लोगों के बीच में यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए, लोगों में यूनिटी की फीलिंग क्रिएट होनी चाहिए. इसकी वजह से न्यू हिम्स कंपोज किए गए. एंड मार्टियर्स रिमेम्बर्ड इन द नेम ऑफ नेशन. मार्टिस इट्स अ सॉन्ग. ये सॉन्ग गाया जाता था जब आर्मी के जो है आर्मी के जो लोग हैं वो क्या करते थे, मार्चिंग करते थे. तो उस समय वो मार्टिस करके सॉन्ग गाते थे. एंड द फॉर्मेशन ऑफ कंट्री एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम लाया गया. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया गया. ये सारी चीजें किस लिए की गई कि नेशनलिज्म की फीलिंग लोगों के बीच में आए. जब तक कि लोगों के बीच में नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आती है तब तक कि हम किसी भी नेशन को यूनाइट नहीं कर सकते हैं. नेशनलिज्म की फीलिंग लाने के लिए देन अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज सेट अप. एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम एक सेंट्रलाइज किया गया एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को. पहले हमने देखा था कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो स्प्रेड था, मींस कहीं पे भी यूनिटी नहीं थी, लेकिन बाद में उसमें यूनिटी लाई गई थी. एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर. वेट और मेजर का एक यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया था. मींस अलग अलग वेट मेजर यूज किए जाते थे. आज भी हम देखते हैं कि रूरल एरियाज में पहले तो बार्टर सिस्टम था कि आप अगर कोई चीज़ दे रहे तो उसके जगह आपको दूसरी रिप्लेस में दूसरी चीज़ मिल जाती थी. तो सेम थिंग वहाँ पे वेट और मेजर अलग अलग थे. तो उसमें भी यूनिफॉर्म सिस्टम लाया गया कि अगर एक कंट्री है तो एक कंट्री में वेट और मेजर सिस्टम डिफरेंस क्यों होने चाहिए, वो इक्वल ही होने चाहिए. और इसकी वजह से वेट और मेजर सिस्टम में यूनिफॉर्म लाया गया. देन इंटरनल कस्टम ड्यूटीज
एंड ड्यूज वर अबॉलिश। अब क्या किया जाता था, जैसे ये एक स्टेट है, ये स्टेट्स में क्या किया जाता था, अलग अलग इंटरनल कस्टम ड्यूटीज लगाई जाती थी और ड्यूज मींस टैक्सेस अलग अलग लिए जाते थे। तो ये स्टेट्स में रहने वाले जो लोग हैं इनके बीच में फीलिंग कहाँ की आएगी कि हम एक है, यहाँ पे फीलिंग नहीं आ सकती। यहाँ पे फीलिंग भी इनकी अलग अलग थी कि अलग जगह यूनिफॉर्म सिस्टम ही नहीं है, अलग अलग वेट है, अलग अलग मेजरमेंट लिया जा रहा है, अलग अलग इंटरनल ड्यूटीज दी जा रही है, ड्यूज लगाए जा रहे हैं। तो इसकी वजह से इन सबको रिमूव किया गया और एक इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस, एक ही ड्यूज लगाया गया, ये टोटली इसे अबॉलिश किया गया। ये भी हमने देखा ये क्यों किया गया, ताकि लोगों के बीच में यूनिटी लाई जाए, वी ऑल आर इक्वल। ओके, देन रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड एंड द फ्रेंच प्रमोटेड। जो रीजनल डायलेक्ट है, जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ आवर महाराष्ट्र, इन आवर महाराष्ट्र हियर इज द मराठी लैंग्वेज इज important. Then if you are going in a Punjab, there is a Punjabi language. If you are going in a Gujarat, there is a Gujarati language. तो उसको रीजनल लैंग्वेज को क्या किया गया, डिस्करेज किया गया। इन प्लेस ऑफ रीजनल लैंग्वेज वहाँ पे किसे सेटअप किया गया, फ्रेंच प्रमोटेड मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज को प्रमोट किया गया। जस्ट दे एग्जाम्पल के यहाँ पे अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज बोली जा रही है तो भी लोगों को यूनिटी नहीं लगेगी। अगर यहाँ पे पूरी टोटल एक ही लैंग्वेज बोली जा रही है तो लोगों में क्या आएगी, वहाँ पे यूनिटी आएगी कि हम एक ही लैंग्वेज बोल रहे तो हम सब क्या है, इक्वल है। तो इस तरीके से द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन द आइडिया ऑफ नेशन की आइडिया क्रिएट करने के लिए इस टाइप से स्टेप्स लिए गए। सबसे पहले तो द आइडिया ऑफ ला पेट्रिया एंड द लेस इटॉन, द न्यू फ्रेंच फ्लैग वाज इंट्रोड्यूस्ड, formation of national assembly, new hymns were composed, oaths were taken, then the abolition of the internal custom duties and dues को abolish किया गया, a centralize of administrative department को एक जगह centralize किया गया, and then the regional dialects were discouraged and the French language promoted. Okay, then अब क्या हुआ, जो फ्रांस है, फ्रांस में हमने देखा कि फ्रांस में सबसे पहले यूरोप के फ्रांस में क्या हुआ, डेमोक्रेटिक आई। ओके, फिर फ्रांस के डेमोक्रेटिक यूरोप के अदर पार्ट में स्प्रेड होने लगी। जस्ट लाइक टेक द एग्जांपल ऑफ हॉलैंड, बेल्जियम और स्विट्जरलैंड में ये गई। और तो स्विट्जरलैंड में धीरे धीरे ये सारे कंट्री में स्प्रेड होने लगा। एंड उसके बाद जो है फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अबॉर्ड। मीन्स जो फ्रेंच आर्मीज थी उसने क्या किया, जो नेशनलिज्म की फीलिंग है वो अब्रॉड में मीन्स दूसरे कंट्री में उन्होंने स्प्रेड करना शुरू किया। और इस तरीके से फ्रांस की नेशनलिज्म की जो फीलिंग है वो अदर कंट्री में इंट्रोड्यूस होने लगी। अब हमने देखा है कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपने देखा कि देयर वाज द मोनार्की सिस्टम, लुई 16 वाज द किंग ऑफ द फ्रांस। देन लुई 16 को निकाला गया, हटाया गया। देन देयर वाज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डेमोक्रेटिक का एस्टैब्लिशमेंट भी हुआ। फिर वहाँ पे क्या आया, जैकोबियन क्लब्स आया। देन जैकोबियन क्लब्स के बाद वहाँ पे डायरेक्टरी रूल्स आया। डायरेक्टरी रूल्स मीन्स द रूल्स ऑफ द 5 मेंबर्स ऑफ दैट, क्या कहेंगे हम कि वो जो कमेटी थी उसके 5 मेंबर की बनाई हुई वो डायरेक्टरी रूल्स आया। एंड देन डायरेक्टरी रूल्स को किसने ओवरथ्रो किया, नेपोलियन। हियर इज नाउ द एंट्री ऑफ द नेपोलियन, इट्स अ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर। नेपोलियन का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। इसमें द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, इसमें जो नेपोलियन है उसका कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि हमने देखा है कि डायरेक्टरी रूल्स को ओवरथ्रोन किसने किया, नेपोलियन ने किया। एंड नेपोलियन डिक्लेयर हिमसेल्फ द किंग ऑफ द मोनार्की ऑफ द फ्रांस। उसने अपने आप को मोनार्की कहाँ का, फ्रांस का किया। एंड ही इंट्रोड्यूस्ड द नेपोलियन सिविक कोड विच इज कॉल्ड द 1804 का कोड भी कहा जाता है उसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 18 राइट्स 1804 कोड्स और व्हाट वाज द नेपोलियन कोड, नेपोलियन कोड क्या था, और या फिर 1804 का कोड क्या था। तो इसके भी कुछ मेरिट्स भी और डिमेरिट्स भी है नेपोलियन कोड के, जो सिविल कोड के नाम से भी जाना जाता है। ओके, लेट अस सी द नेपोलियन कोड एंड द सिविल कोड। जस्ट मैंने बताया कि नेपोलियन कोड को ही सिविल
1804 कोड। तो व्हाट वाज द क्वालिटीज ऑफ द नेपोलियन कोड, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो दैट इज प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ अबॉलिश एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड। मींस प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, हमने देखा है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में there were the society divided into 3 state, first state, second state and third state। और उसके बाद हमने ये देखा कि first state and second state states have got so many facilities, उनको बहुत सारी facilities थी। से हमने ये भी देखा है कि जो राजा थे किंग, उनके बाद उनका जो सन होता है वही क्या होता है कि थ्रोन में लाया जाता है या उसी को राजा बनाया जाता है। मीन्स ये सारी प्रिविलेज हमें बाय बर्थ मिल जाती है, कोई कहीं पे भी हमें कोशिश नहीं करनी होती। तो उसको सबसे पहले तो नेपोलियन ने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होगा, जो भी होगा अपने मेहनत पे होगा, आपको हार्डवर्क करना है और उसी के बाद आपको कुछ डेजिग्नेशन मिलेगा। इस टाइप का सिस्टम नेपोलियन ने लाया। देन इक्वालिटी बिफोर लॉ वाज एस्टैब्लिश्ड, मींस ऑल आर इक्वल बिफोर द लॉ। मींस उसने जितने डेमोक्रेटिक के रूल्स थे उसको धीरे धीरे लाना शुरू कर दिया। हमने देखा कि डेमोक्रेटिक डायरेक्टरी रूल्स को उसने ओवरकम कर दिया, वो डिक्टेटरशिप अपने आप को डिक्लेयर किया। लेकिन उसके बावजूद भी जो नेपोलियन ने जो सिस्टम लाया था वो किससे रिलेटेड था, डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेटेड था। एंड पीपल वर हैप्पी ऑफ द फ्रांस के लोग भी बहुत हैप्पी थे विद द नेपोलियन कोड से। देन सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन वर सिंप्लीफाइड। जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो डिवीजन था दैट वाज वेरी क्रिटिकल, वो बहुत क्रिटिकल था, तो उसे नेपोलियन ने क्या कर दिया था, सिंप्लीफाइड कर दिया था, सिंपल फॉर्म में ला लिया था। देन पीसेंट्स फ्री फ्रॉम सर्वडम एंड मोनारियल ड्यूज। अब ये क्या है, पीसेंट फ्री फ्रॉम सर्वडम। हमने देखा है कि पीजेंट्स को एज ए लेबर करके यूज किया जाता था, तो उसने सीधा मना कर दिया कि नहीं, कोई भी पीजेंट, कोई भी लेबर नहीं है, सब अपने तरीके से वर्क कर सकते हैं। एंड मेनोरियल ड्यूज मीन जो राजाओं के अंदर में जो लोग थे, लैंडलॉर्ड, बड़े बड़े जो जमींदार थे, वो ड्यूज लगाते थे पीजेंट के ऊपर, तो वो ड्यूज को भी उससे भी पीजेंट को फ्री कर दिया कि तुमको कोई भी ड्यूज नहीं देना है, एज वेल एज आपको सर्वडम की ड्यूटी भी नहीं करना है, आप अपने तरीके से अपना वर्क कर सकते हो। देन इंप्रूवमेंट इन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, ये तो अंडरस्टैंडेबल है कि आपको कि उसने क्या किया था, इंप्रूव किया था कम्युनिकेशन सिस्टम को, ट्रांसपोर्ट सिस्टम को। देन एडॉप्शन ऑफ कॉमन नेशनल करेंसी, एक कॉमन नेशनल करेंसी लाई थी, जिसकी वजह से क्या हुआ था कि जो बिजनेस ट्रेडिंग जो चल रहा था वो सिस्टम इजी हो चुका था। तो इसके देन द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ राइट टू प्रॉपर्टी, उसने राइट टू प्रॉपर्टी को इम्पोर्टेंस दिया था कि आपकी जो प्रॉपर्टी उसमें आपकी यहाँ राइट्स होंगे। देन फ्यूडल सिस्टम अबॉलिश। देन व्हाट इज अ फ्यूडल सिस्टम, मींस किंग के बाद जो जैसे हमारा ये इंडिया है, इंडिया में अलग अलग स्टेट्स है, अलग अलग स्टेट्स को अलग अलग गवर्नमेंट रन करती है और अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो सेम जो राजा रहता था, राजा क्या करता था कि अपने अंडर में सामंत लोगों को रखता था, और जो सामंत लोग हैं वो क्या करते थे, टैक्स लेते थे पीसेंट्स लोगों से। तो फ्यूडल सिस्टम को उसने अबॉलिश कर दिया। देन रिमूवल ऑफ गिल्ड रिस्ट्रिक्शन, हमने देखा है कि एक ही नेशन में अलग अलग गिल्ड रिस्ट्रिक्शन थे, मींस ट्रेडर्स वर नॉट अलाउड टू फॉर्म देयर एसोसिएशंस, ट्रेडर्स लोगों को अलाउ नहीं था कि वो अपने एसोसिएशन को फॉर्म कर सके, तो उसको भी उसने हटा दिया, गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को उसने हटा दिया टाउन से। देन यूनिफॉर्म लॉज एंड स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वेट्स एंड मेजर्स, हमने देखा है कि वेट्स और मेजर्स अलग अलग थे, मींस अलग अलग सिंबल यूज किए जाते थे, या वेट्स और मेजर अलग अलग यूज किए जाते थे। एक ही सामान के लिए अगर एक ही सामान आपको खरीदना है तो एक जगह अलग मेजर से वेट से मिलेगा, दूसरी जगह अलग वेट से मिलेगा। देन यूनिफॉर्म लॉज लाया था। तो ये सारी चीजें जो है वो नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस कराई थी, इसलिए नेपोलियन को लग रहा था, लोगों को लग रहा था कि नेपोलियन बहुत अच्छा डिक्टेटरशिप मोनार्की तो है, लेकिन उसने बहुत अच्छा यूनिफॉर्म सिस्टम लाया है, डेमोक्रेटिक के रूल्स फ्रांस में लेके आया है करके लोग क्या थे, नेपोलियन से बहुत खुश थे। तो आपको क्वेश्चन आएगा नेपोलियन कोड, सिविल कोड 1804 और व्हाट वर द मेरिट्स ऑफ द नेपोलियन कोड, दैट टाइम यू हाउ टू राइट दिस पॉइंट एंड यू विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। आपको अगर 5 मार्क्स के लिए आता है तो आपको प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन भी करना है। तो क्या है नेपोलियन कोड के क्वालिटीज, प्रिविलेज बेस्ड ऑन बर्थ, अबॉलिश
and equality before laws was established. Administrative division was simplified. Peasant free from serfdom and manorial dues. Improvement in transport and communication system. Adoption of common national currency. Establishment of right to property and feudal system abolished. Removal of guild restriction in towns and uniform laws and standardization of weights and measures. Okay. In this way we have seen our revision part. Then in our next video we will see next subtopic. Thank you very much. Take care and bye bye.